गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज है 4 नवंबर और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। वीडियो के अंत में आपको जो है यहाँ पे 4 से 5 प्रश्न जो है देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया। आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा और कोशिश यही कीजिएगा कि एक्सप्लेनेशन देने का। ओके, चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक देख लीजिए। अभी क्या हो रहा है, इलेक्शन होना है झारखंड में आपका। तो हम जो यहाँ पे होम मिनिस्टर है हमारे भारत के, अमित शाह जी ने, जो कि बीजेपी के लीडर हैं वो, तो उन्होंने कहा कि झारखंड में जो है कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए इसके बारे में बात करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, साथ ही इन्होंने कहा कि जो जनजातीय लोग हैं यहाँ पे झारखंड में, उनको इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। ये बहुत अच्छी बात कहा है इन्होंने, क्योंकि झारखंड का अपना एक कल्चर है, झारखंड के जो जनजाति उनका अपना एक कल्चर है, अपना एक संस्कृति है, उस पर चोट नहीं पहुंचना चाहिए, उसको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने जो ये बात कहा है बिल्कुल सही कहा है। चलिए अब देखते हैं, बीजेपी जो है 5 मुद्दे पे आ रही है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, सरना कोड के बारे में, घुसपैठियों के बारे में, उद्योग धंधे के बारे में और नौकरी के बारे में। तो ये 5 मुद्दे को लेकर आ रही है बीजेपी यहाँ पे। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए जब संविधान हम लोग पढ़ते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे आर्टिकल 44 पढ़े होंगे आप लोग। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं आपको। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जैसे कि क्रिमिनल, कोई भी नागरिक देश का अगर कोई अपराध करता है, तो चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी भी कास्ट से हो, मतलब नहीं है, उसको जो है सेम पनिशमेंट मिलता है। ओके, सेम क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, इसको सिविल मैटर बोलते हैं। जैसे कि सक्सेसर को लेकर, तलाक को लेकर, शादी को लेकर, यहाँ पे अलग अलग धर्म के अलग अलग कानून हैं, तो ऐसे में यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगा, तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो झारखंड में लागू करने की बात की जा रही है और इससे क्वेश्चन कई दफा पूछा गया संविधान में, आर्टिकल 44, याद रखेंगे आप इसको। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, ये आपके आता है किसके अंतर्गत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि हम लोग आयरलैंड से लिए हुए हैं 1917 में। ओके, ये भी याद रखेंगे आप। फिर यहाँ पे कुछ खास देखिए, यहाँ पे जो कांग्रेस है, जो जेएमएम का जो गठबंधन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, यहाँ पे जो अभी वर्तमान सरकार है, वो लोग जल जंगल जमीन को लेकर आई थी ना, जल जंगल और जमीन को लेकर आई थी अपना मुद्दा को। लेकिन बीजेपी जो क्या कर रही है, यहाँ पे रोटी, बेटी और माटी को लेकर यहाँ पे आ रही है। तो आप देख रहे हैं ना, माटी मतलब जमीन को लेकर बचाना है घुसपैठियों से, बेटी के मतलब जो यहाँ पे महिलाओं के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, उसको रोकना है, और रोटी यहाँ पे रोजगार के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, और देखिए झारखंड में जब आप झारखंड का पीसीएस एग्जाम देंगे, तो वहाँ पर मेंस वगैरह में पूछता है कि झारखंड में जो जनजातियां हैं उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो वहाँ पे आप विस्थापन को लेकर बात करेंगे, बेरोजगारी के लेकर बात करेंगे, वहाँ पे गरीबी को लेकर बात करेंगे, रोजगार को लेकर बात करेंगे। ये सब तमाम मुद्दे जो है जनजातियों जो है सामना करते हैं। तो जो मेंस में जब बात करेंगे तो मेंस के टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। देखिए अभी क्या हो रहा है कि हिमालय जो झील है ना, उसका क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रहा है और इससे बाढ़ बढ़ सकता है। जो कि मान लीजिए पहले इतना बड़ा झील हुआ करता था, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण इसका दायरा बढ़ के इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ पे बढ़ रहा है ना एरिया इसका, तो यहाँ पे जो यहाँ पे लोग निवास कर रहे होंगे, रह रहे होंगे, तो उनको बाढ़ का खतरा अब जो है मंडराने लगा है। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का। तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जो हिम होगा, जो बर्फ होंगे, वो तो पिघलेगा ही। उससे क्या होता है, जो झीलों का, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, आज जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं वहां पे क्या होगा, प्रभावित करेंगे। तो ये आर्टिकल आपको ये जानने को मिलेगा। फिर बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी डिजिटल अरेस्ट जो है ना, बहुत बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पे उठाया है अपने मन की बात में। यहाँ पे इन्होंने डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात किया है। देखिए डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, यहाँ पे क्या है कि आजकल अब फर्जी कॉल आ रहा है, फर्जी कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल के माध्यम से आ रहा है, अपने आपको बता रहा है कि हम पुलिस हैं, हम सीबीआई का प्रतिनिधि हैं, हम ईडी हैं, ठीक है, हम जज हैं, ऐसा करके वो दिखाने की कोशिश कर रहा है वीडियो के माध्यम से। और किसी भी रैंडमली आदमी को कॉल कर रहा है, जिसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लेता है, उसको कॉल करता है वीडियो कॉल, कि देखिए हम यहाँ से सीबीआई से बोल रहे हैं और आपके जो द्वारा जो है ना कुछ सामान ऐसे मिले जो इलीगल है, जो आपत्तिजनक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अरेस्ट ना किया जाए, तो आप तुरंत जो है फौरन पैसे को ट्रांसफर करें इस अकाउंट में, ठीक है, हम गवर्नमेंट अधिकारी बोल रहे हैं। तो इस तरह का फर्जी कॉल देखने को मिल रहा है। बहुत लोग जानकार नहीं होंगे तो लोग घबरा जाते हैं, ठीक है, पैनिक हो जाते हैं
और ऐसे में बहुत लोगों का जान भी चला जाता है। तो पैनिक नहीं होना है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। अगर इस तरह की कॉल आपको आता है ना तो आप उसको दरकिनार करेंगे और तुरंत जो है ना 9030 में 1930 जो है कॉल करके आप आपत्ति को दर्ज करेंगे, या साइबर कैफे जो होता है, साइबर जो थाना होता है, वहां पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा क्या है कि इस तरह के अपराध जो ना बढ़ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को उठाया तो इसका मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा हुआ है। साथ ही अब क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया का उपयोग करके जो ठग वाले लोग हैं, जो फर्जी कॉल करते हैं, वो लोग अपने आप को फाइनेंशियल जो है ना क्या बताते हैं, एक्सपर्टीज बताते हैं, और वो बोलते हैं कि हम सेबी से जुड़े हुए हैं, हम जो है यहाँ पे एसबीआई के अध्यक्ष हैं, ये वो करके लोगों को जो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए, लालच देते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, हम यहाँ के अधिकारी बोल रहे हैं, अब मुझे जो है मार्केट के बारे में 15-20 साल का यहाँ पे क्या है अनुभव है। तो इस तरह के फर्जी कॉल से बचना है, ठीक है। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप जागरूक रहें। आपके अगल बगल क्या हो रहा है ना, पड़ोसियों के अलावा उसके बाहर निकलिए, ठीक है। अडानी की इस देश में क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है, इससे क्या होगा, अगर आप जागरूक रहेंगे तो नुकसान बहुत कम होगा। अब बात करेंगे हम लोग शेयर बाजार के बारे में। देखिए, दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट होता है, एक एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों में फर्क पूछ लेता है एग्जाम में। एफडीआई क्या होता है ना, परमानेंट नेचर का होता है, मतलब ये लॉन्ग टाइम जो है यहाँ पे सरवाइव करेगा। लेकिन एफपीआई क्या है, ये वोलेटाइल नेचर का होता है। अगर मान लीजिए चाइना में कल के दिन ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो जो इन्वेस्टर होते हैं ना तुरंत पैसा को निकाल के चाइना मार्केट में लगा देंगे। कल के दिन मान लीजिए अमेरिका में जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है ना, तो वहां से पैसा निकाल के भारत में लगा देंगे। तो इस तरह के नेचर को एफपीआई बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका अपना एक मापदंड होता है, हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछता है फर्क यही पूछता है। अगर मान लीजिए किसी कंट्री में एफडीआई आता है ना, तो पैसा तो आता ही है, साथ में टेक्नोलॉजी भी आएगा, साथ में आपका स्किल भी आएगा, साथ में आपका एक्सपर्टीज भी आएगा। लेकिन एफडीआई में सिर्फ पैसा आता है और वो वोलेटाइल नेचर का होता है। यही फर्क होता है, आप समझ में रखिएगा। अभी क्या है, मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जो एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसमें किन किन कारकों से प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट होता है। तो अभी आप देख रहे हैं ना, जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, यूक्रेन रशिया वार देख रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं वेस्टर्न एशिया में जो जिस तरह का वहां पे तनाव टेंशन चल रहा है, उससे भी जो है मार्केट जो है इफेक्ट होता है। अब अफ्रीका, मान लीजिए कल के दिन अमेरिका में जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है, तो उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे इस चीज के बारे में बात कीजिएगा। जो भू राजनीतिक घटनाक्रम होता है, ब्याज दर में उतार चढ़ाव होता है, चीनी अर्थव्यवस्था की प्रगति, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, इन तमाम कारकों से भी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है इफेक्ट होता है। ये मेंस में आपसे पूछेगा, तो आपको फ्लो चार्ट बना के ऐसे करके 4-5 पॉइंट लिख के यहाँ पे अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं आतंक और सियासत को लेकर। देखिए अभी क्या हो रहा है, आतंक जो है जम्मू कश्मीर में काफी देखने को मिल रहा है। वहां पे अभी इलेक्शन हुआ, नई सरकार बना, फिर भी आतंकी घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्वेश्चन मेंस में पूछेगा आपसे कि भारत के सामने जो इंटरनल जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियां हैं, वो क्या क्या है। तो आप यहाँ पे आतंकवाद के बारे में बात करेंगे, आप यहाँ पे नक्सलवाद के बारे में बात करेंगे, आप यहाँ पे बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे, आप यहाँ पे घूस, क्या बोलते हैं उसको, घूसखोरी, ठीक है। ये बहुत बड़ा जो है यहाँ पे घूसखोरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे प्रशासन का सही तरीके से जो है काम नहीं करना, मैकेनिज्म। फिर यहाँ पे जो है जागरूकता का अभाव, फिर डिजिटल अरेस्ट, ये सब तमाम चैलेंजेस के बारे में बात करना आपको इंटरनल सिक्योरिटी में। फिर नक्सलवाद, आप देख रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ आए दिन न्यूज में आते रहता है। फिर बात करेंगे एनजीटी। देखिए, पर्यावरण से जुड़ा हुआ जितना बड़ा मुद्दा होता है ना, उसके लिए जो स्वतंत्र इकाई बनाया गया एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में बना था, याद रखिएगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष क्या नाम है इनका, प्रकाश श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई दफा एग्जाम में पूछा गया, ओके, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को लिया। अब आते हैं कॉलेजियम सिस्टम। देखिए, अभी कोई भी एग्जाम हो पीसीएस में, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चाहे हाई कोर्ट के जज होते हैं, उसका अपॉइंटमेंट में किन किन चीजों का जो इंपॉर्टेंस होता है, तो कॉलेजियम सिस्टम का होता है, राष्ट्रपति जी का होता है ना, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम वही सिस्टम है जो सिफारिश करेगी नाम का, और जाके फिर राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करते हैं, याद रखेंगे आप। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन सिफारिश कौन करेगा, कॉलेजियम सिस्टम। हाईकोर्ट में अगर जो जज है ना, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन सिफारिश कौन करेगा, कॉलेजियम सिस्टम, याद रखेंगे। जजों की संख्या अगर बढ़ाना है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये पावर है संसद को, लेकिन हाईकोर्ट के संदर्भ में ये पावर है राष्ट्रपति जी को। आप समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन दोनों जो है पूछा गया आपका यूपीएससी में, बीपीएससी में और आपका यूपीपीसीएस में।
अब नेक्स्ट आते हैं बिहार से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट आपके सामने लेके आए हैं, क्योंकि बिहार का एग्जाम होना है। तो देखिए, बिहार का शोक जो है ना, किसको बोलते हैं? कोसी नदी को, ठीक, क्योंकि ये अपना मार्ग बहुत बदलती है, इस कारण से जो यहाँ पे बिहार में बाढ़ देखने को मिलता है कोसी नदी का। कोसी नदी जो है गंगा में मिलती है, गंगा की सहायक नदी है कुर्सेला कटिहार में। पुनपुन नदी जो है ना फतुआ में मिलती है और ये पलामू जिला से उद्गम होता है। सोन नदी गंगा में मिलती है पटना के मनेर में, ये याद रखेंगे फैक्ट। एक तरफ नदी दे देगा, दूसरी तरफ जो है यहाँ पे जगह दे देगा कहां पे मिलता है, गंगा नदी में। बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना कौन सा? कोसी मेची नदी, याद रखिएगा। बिहार के किस जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम का जो कृषि जलवायु है ना, वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है। बिहार के एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, याद रखेंगे आप, पश्चिमी चंपारण में है। और बिहार में जो अधिकांश मिट्टी है ना, वो जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा आपको। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन है ना, आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर हाजीपुर याद रखिएगा, 2002 में जो यहाँ पे पूर्वी मध्य रेलवे का यहाँ पे हेडक्वार्टर बना था। उसके बाद ये प्रश्न है, जब मान लीजिए एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, और वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो कौन सा गैस रिलीज करता है? आपको यहाँ पे जवाब देना है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या CO। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देने का भी प्रयास कीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पर बात करता है कि कौन सा निश्चित आकार का नहीं है। देखिए, कार्बन स्टील तो निश्चित आकार का है, क्रिप्टन होगा, मिट्टी का तेल होगा। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देने का कोशिश कीजिएगा। ये मैंने इंटरनेट से क्वेश्चन को डाउनलोड करके आपके समक्ष रखा है। फिर यहाँ पे कुछ मेटल ऐसे होते हैं, मेटल ऑक्साइड, जो अम्ल और मतलब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है ना। तो आपको बताना है कि उस तरह के उभयधर्मी के जो ऑक्साइड होता है कौन है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन है जो एसिड जो लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है इसका। और एक क्वेश्चन और है कि लिटमस पेपर जो है ना क्या चीज से बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आइए ईरान के बारे में, मसला चल रहा है यहाँ पे वेस्टर्न एशिया में। तो तुर्कमेनिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ। ये तीनों याद रखिएगा, तीनों न्यूज में बहुत आता है। अजरबैजान बहुत कम देखने को मिलता है, आर्मेनिया बहुत कम देखने को मिलता है, इराक अभी न्यूज में आ रहा है, इसको ध्यान रखेंगे आप। कैस्पियन से याद रखिएगा, बहुत ही न्यूज में है। तो अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, ईरान बाउंड्री शेयर करता है ना कैस्पियन सी के साथ। यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे सऊदी अरब और ईरान और यहाँ पे इराक बाउंड्री साझा कर रहा है। ओमान यहाँ पे बाउंड्री साझा कर रहा है, देखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करें, यहाँ पे यूक्रेन को लेकर भी न्यूज में आ रहा है, कैपिटल कीव है। और ये रशिया के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया के साथ। ये सब क्वेश्चन जो ना कई दफा एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर हम लोग बात करेंगे साइक्लोन के बारे में। कुछ कंडीशन ऐसे हैं जब साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर सी सरफेस का। फिर यहाँ पे एक फोर्स होना चाहिए, कोरोलोसिस फोर्स। फिर ठीक है, तो ये दो फैक्ट याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बात करके गंगा नदी जो है ना, यहाँ पे जो है 12 जिला को टच करती है गंगा नदी, और 445 किलोमीटर है जो बिहार में बहती है ना, उसका लंबाई 445। यहाँ पे 405 जो है ना गलत लिखा हुआ है, 445 है। ठीक है, मैंने विभिन्न बुकों को यहाँ पे देखा, फिर जाके आपको यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ। ओके, फिर यहाँ पे देखेंगे घाघरा नदी, ये बाउंड्री बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। और इसकी सहायक नदी कौन सा है? राप्ती और महाकाली, घाघरा का। आज हम लोग देखेंगे बक्सर, ये विश्व मित्र जो महोत्सव है ना बक्सर में मनाया जाता है, याद रखेंगे आप। फिर यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, कैमूर को हम लोग लेते हैं इस बार। कैमूर में आपको दुर्गावती जलप्रपात देखने को मिलेगा। दुर्गावती नदी कहाँ बहता है? कैमूर में। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर में, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। अनुपम झील कैमूर में ही देखने को मिलेगा। गया बहुत फेमस है कि रबर डैम को लेकर, वहां पर आपको बौद्ध मंदिर देखने को मिलेगा। दशरथ मांझी लोक उत्सव देखने को मिलेगा। ये दशरथ मांझी वही है जो पूरा पहाड़ काट के जो वहां पर रास्ता बना दिए थे, वजीरगंज। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य देखने को मिलेगा वहां पे। काकोलत जो वाटरफॉल है ना नवादा में देखने को मिलेगा। कई दफा इसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। वैशाली को भी लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य बरेली में देखने को मिलेगा। भागलपुर को लेकर भी टारगेट किया जाता है। विक्रमशिला, गंगई डॉल्फिन, भीमबांध, ऋषिकुंड, सीताकुंड, जितना भी रामायण में जो कैरेक्टर थे, भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, जितने भी नाम है ना, यहाँ पर जितने भी कुंड है आपको कहां पर? मुंगेर में देखने को मिलेगा। अब ये बिहार मैप में, कल मैंने नेपाल को डिस्कस किया था, आज झारखंड को डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड के 8 जिले को टच करता है। एक रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये 8 डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल भी देख लेते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज में आपको चाय पत्ती के प्रोडक्शन देखने को मिलेगा बिहार में। ओके, ये है मेडिटेरियन सी को लेकर।
कौन कौन सा देश के साथ बाउंड्री साझा करता है? इजिप्ट, इजराइल, लेबनान के साथ। देखिए सीरिया और जॉर्डन के साथ नहीं करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी में पूछा है। तो ये तमाम फैक्ट है मैंने आपके साथ शेयर किया, और हमारा प्रयास रहता है कि पूरे न्यूज़पेपर को 15 मिनट के अंतर्गत जो समाप्त कर दें। अगर आप कोई पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।